नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बहुत से लोगों के मन में पिछले कई सालों से ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है। कांग्रेस पार्टी किस रास्ते पर चलना चाहती है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, एक भ्रम था, लग रहा था कि कांग्रेस भ्रमित है। नहीं, कांग्रेस में कोई भ्रम नहीं है। ये सोनिया गांधी की कांग्रेस है। इसकी तुलना अगर आप पुरानी कांग्रेस से करेंगे तो गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। कांग्रेस का 1998 से पहले का जो इतिहास है, जो अतीत है, उसको भूल जाइए। सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से उसको एक नई पार्टी के रूप में देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से कई चीज़ें हुई। एक, ये पार्टी पॉलिटिकल वर्कर्स की बजाय एनजीओ बेस्ड हो गई। एनजीओ पार्टी को चलाने लगे। एनजीओ का एजेंडा पार्टी जो है पुश करने लगी। पार्टी के सौभाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से कहिए, देश के सौभाग्य से कहिए, देश के दुर्भाग्य से कहिए, 2004 में इनको सत्ता मिल गई। सत्ता मिल गई तो वो एजेंडा और उभर कर सामने आया। जब कैबिनेट के रहते हुए, कैबिनेट सिस्टम के रहते हुए, संवैधानिक व्यवस्था के तहत सरकार के फैसले केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा, जिसकी पुष्टि संसद करेगी ज़रूरत पड़ने पर, और उसकी स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन सोनिया गांधी की कांग्रेस में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बजाय फैसला नेशनल एडवाइजरी कमेटी एनएसी, जिसकी सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, उसमें लिया जाने लगा। वहां जो प्रस्ताव पास होता था वो कैबिनेट को पास करना पड़ता था, कोई चॉइस नहीं थी। ये नहीं था कि आप चाहें तो इसे कर लें, आप चाहें तो छोड़ दें, कोई चॉइस नहीं थी। इसीलिए जो कम्युनल वायलेंस बिल था, वो जो उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ, अब आप देखिए शुरुआत उससे पहले से हो गई थी, लेकिन उसको टाइमिंग देखिए। राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। उसमें ये जो प्रावधान किया गया कि कहीं भी सांप्रदायिक दंगा होगा, अगर वो हिंसा जो हुई है, कहीं भी सांप्रदायिक दंगा होगा तो हिंसा के लिए जिम्मेदार मेजॉरिटी कम्युनिटी को माना जाएगा, मतलब हिंदुओं को। हिंदुओं को ये साबित करना होगा कि उन्होंने हिंसा नहीं की। ये कुछ समय के दायरे में सब कुछ हो रहा था। कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे कहते हैं कि आरएसएस जो है आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, हथियार देता है। हंगामा हुआ संसद में, सड़क पर। संसद में आखिरकार शिंदे को माफी मांगनी पड़ी। उसी दौरान, मतलब कुछ महीनों अंतर से आप देखिए, लगातार हो रहा है ये सब। राहुल गांधी अमेरिकी एम्बेसडर से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद से ज़्यादा बड़ा खतरा हिंदू आतंकवाद है। उसी दौरान, उससे थोड़ा पहले बल्कि, दिग्विजय सिंह बोलते हैं और लगातार बोलते हैं कि जो मुंबई का हमला हुआ 26/11 का, वो आरएसएस ने करवाया, बीजेपी ने करवाया। वो एक किताब के विमोचन में जाते हैं। वो लगातार इस बात को आगे बढ़ाते हैं, इस एजेंडे को, कि देश में सैफरन टेररिज्म यानी भगवा आतंकवाद बहुत विकराल रूप ले चुका है। तो तैयारी क्या होती है? तैयारी होती है किसी समय, उस समय के जो सरसंघचालक थे के.एस. सुदर्शन, उनका संबंध किसी आतंकवादी संगठन से जोड़ दिया जाए, गिरफ्तारी हो, संघ पर प्रतिबंध लगे। ये सब तैयारियां चल रही थी। और उधर उससे पहले से गुजरात दंगे के मामले में उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह को फंसाने की, जो आईपीएस अधिकारी फंसाए गए वो तो फंसा लिए गए, इनको भी किसी तरह से उससे जोड़कर सीधे और जेल भेजने की तैयारी थी। पूरा का पूरा एजेंडा एंटी हिंदू था और ये मानकर था कि हिंदू धर्म के मानने वाले सब लोग राजनीतिक रूप से नहीं सोचते हैं। वो जब वोट का समय आएगा तो ये सोचकर वोट नहीं देंगे कि हम हिंदू हैं, वो ये सोचकर वोट देंगे कि हम किस जाति के हैं।
ऐसे भी लोग हैं हिंदू धर्म में जो ये मानते हैं कि हिंदुत्व जो है या हिंदू धर्म जो है, उसकी रीतियां, उसकी मान्यताएं, सनातन धर्म, ये सब जो है दकियानूसी बातें हैं। चल रहा है नेहरू जी के समय से, लगातार जारी है, लेकिन वो स्वरूप बदल रहा है। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीग के रास्ते पर चल पड़ी है। आप पिछले कुछ समय के बयान देखिए, कांग्रेस का एजेंडा देखिए। आखिर ऐसी क्या वजह है कि अमेठी से राहुल गांधी चलते हैं तो सीधे वायनाड जाते हैं? वायनाड जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, पूरे देश में 543 सीटों में अमेठी को छोड़ दें तो 542 सीटों में से सिर्फ वायनाड क्यों नजर आता है राहुल गांधी को? तो ये जो क्रोनोलॉजी है, इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और आप देखिए कि अयोध्या का मुद्दा, बार बार कह चुका हूँ, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि किस तरह से कांग्रेस ने अयोध्या में मंदिर न बनने पाया भगवान राम का, इसकी पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगा ली। इसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ अभियान चलाना पड़े तो वो भी किया, जिससे वो डर जाएं, जिससे सही फैसला देने से रुक जाएं। ये सब कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है। और अब सलमान खुर्शीद की जो किताब आई है, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव से ओम प्रकाश राजभर तक के जो बयान आए हैं, कांग्रेस पार्टी को कैसे इस बात पर गुस्सा नहीं आ सकता है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से हो। इस बात पर सबसे ज़्यादा गुस्सा तो कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पास विरासत थी आज़ादी के आंदोलन की। ये नेता जो है कांग्रेस पार्टी के नेता थे। तो कांग्रेस पार्टी का आप उस पर रिएक्शन देखिए। मैंने पहले भी कहा था कि वो अखिलेश यादव के बचाव में नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर उससे आगे जब गए और उन्होंने कहा कि अगर जिन्ना पहले प्रधानमंत्री बने होते तो देश का बंटवारा ना होता। इसका मतलब, साफ मतलब है कि नेहरू को पहला प्रधानमंत्री बनाना भूल थी। देश के बंटवारे का कारण नेहरू का प्रधानमंत्री बनना था। कांग्रेस फिर भी खामोश रही। कांग्रेस ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। और ये आप मानकर चलिए, ये ऐसे बयान नहीं है जो अनायास या जो है जोश में आकर किसी ने बोल दिया। ये सोची समझी हुई रणनीति के तहत दिया गया बयान है। तो कांग्रेस पार्टी को ये लगता है राहुल गांधी के मन में इस बात की बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कि उनका जो मंदिर दौरा था, जो टूरिज्म था, उसका कोई असर हिंदुओं पर नहीं हुआ, हिंदू मतदाताओं पर नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में उस तरह से हिंदू नहीं आए जैसी उनको उम्मीद थी कि उनके मंदिर जाने से, उनके कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने से, उनके तिलक लगाने से, उनके कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने से, उनके जो धार्मिक स्थान है हिंदुओं के, वहाँ जाने से, मत्था टेकने से कोई असर नहीं हुआ। क्यों नहीं असर हुआ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। दरअसल कारण यह है, जब तक यहाँ से नहीं निकलता, आस्था यहाँ होती है। आस्था को तर्क की ज़रूरत नहीं होती, उसको विश्वास की ज़रूरत होती है। और राहुल गांधी के हिंदुत्व पर लोगों को विश्वास नहीं है। तो इसलिए जो व्यक्ति ये कहता हो कि जो है सैफरन टेररिज्म या भगवा आतंकवाद, इस्लामी आतंकवाद से बड़ा खतरा है देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए, अब आप उसकी मानसिकता का अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये जो सोच है कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस पार्टी बढ़ी है मुस्लिम लीग के रास्ते पर, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। उनको लगता है कि क्षेत्रीय दलों से जो वो मार खा गए, उसमें बड़ी भूमिका मुस्लिम वोट का कट जाना है। मुस्लिम वोट कांग्रेस से हटा, इसलिए क्षेत्रीय दल ज़्यादा ताकतवर हुए। जहाँ जहाँ उनका भाजपा से सीधा मुकाबला है, वहाँ उनको ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई तीसरी पार्टी है नहीं, तो मुस्लिम वोट के सामने या मुस्लिम मतदाता के सामने कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि कांग्रेस पार्टी के साथ रहें। तो वहाँ मुसलमानों को लुभाने की, उनको साथ लाने की कोशिश करने की उनको ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कहाँ है? जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्रभावी है, चुनाव में नतीजे बदलने की क्षमता रखती है बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में। उसके अलावा
क्षेत्रीय दल वहाँ मजबूत है। तो बीजेपी से लड़ने के लिए ज़रूरी है, उनको लगता है कि मुसलमान हमारे साथ हो। मुसलमान एक मुश्त वोट करता है, मुसलमान उस पार्टी को वोट करता है चुनकर जो बीजेपी को हराने की स्थिति में हो। जहाँ भी बीजेपी मजबूत होगी, जहाँ भी बीजेपी ताकतवर होगी जिस राज्य में, वहाँ मुसलमान उस पार्टी के साथ जाएगा जो उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी होगी। कांग्रेस उसमें नहीं आती नज़र, इसलिए कांग्रेस को आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में वोट नहीं मिलता मुसलमानों का, कांग्रेस को बिहार में नहीं वोट मिलता, और इसी तरह से आप अलग अलग राज्यों में चलते जाइए, कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों का वोट इसीलिए नहीं मिलता है। अब कांग्रेस को लगता है कि ऑल आउट एफर्ट करो, मुस्लिम लीग के रास्ते पर चले जाओ। ये जो सलमान खुर्शीद की किताब आई है, ये कांग्रेस की रणनीति का एक हिस्सा है। आप इसको ये मत मानिए कि सलमान खुर्शीद के मन में कुछ आया और उन्होंने कहा किताब लिखनी चाहिए तो उन्होंने किताब लिख दी। ये कोशिश है, और ये इस बात का अफसोस भी है, इस किताब के जरिए इस बात की तकलीफ भी बताई गई है कि राम जन्मभूमि पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका मुसलमानों ने विरोध नहीं किया, विरोध में खड़े नहीं हुए। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि वो लड़ाई कांग्रेस तभी लड़ सकती थी जब मुसलमान खड़े होते, मुस्लिम संगठन खड़े होते। लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि ये लड़ाई वो जीतने वाले नहीं हैं, इस लड़ाई में उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए वो इसके विरोध में खड़े नहीं हुए। उनको मालूम था अंदर से, भले ही वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार न करें, कि ये लड़ाई जो है वो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे। न्याय जो है वो हिंदुओं के पक्ष में था, तथ्य और सत्य दोनों हिंदुओं के पक्ष में था, इसका उनको अंदर से एहसास है, उनको पता है। लेकिन सेकुलर पार्टीज जो अपने को कहती हैं, यानी वो लोग जो हिंदू वोट इस नाम पर लेते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर, और मुस्लिम परस्ती की राजनीति करते हैं। मुसलमानों के विकास की बात करना, उनकी शिक्षा की बात करना, उनके रोज़गार की बात करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। देश का हर नागरिक आगे बढ़े, वो शिक्षित हो, उसे रोज़गार मिले, उसे अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा रहने का वातावरण मिले, ये किसी भी देशवासी की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मुस्लिम वोट की राजनीति करते हैं, उनके एजेंडे में ये सबसे नीचे भी नहीं है। उनको लगता है कि जब तक मुसलमान जाहिल रहेगा, अनपढ़ रहेगा, अस्वस्थ रहेगा, आर्थिक रूप से पिछड़ा रहेगा, बेरोजगार रहेगा, तब तक हमारे साथ रहेगा, तब तक डरेगा। जिस दिन वो इससे निकल जाएगा, वो डरना बंद कर देगा तो हमारा साथ देना भी बंद कर देगा। और ये एक्सपेरिमेंट करके कांग्रेस ने देखा। 2009 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, केंद्र में अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मदरसों को दिल खोलकर पैसा दिया, खूब पैसा बांटा। उसका फायदा चुनाव में दिखाई दिया। हालांकि उस समय एक और कारण था, वो कारण था मुलायम सिंह का कल्याण सिंह से हाथ मिलाना। इसकी वजह से मुसलमान नाराज था। तो ऐसा कोई भी कारण हो जाए जिससे मुसलमान जिस पार्टी को बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत समझते हैं, अगर उससे नाराज हो जाए तो वो फिर लौटकर कांग्रेस के पास आएंगे। ये कांग्रेस ने 2009 में देख लिया। 21-22 सीटें लोकसभा की कांग्रेस को मिली। उस समय भी कांग्रेस का कोई संगठन नहीं था उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से ये बड़ा परिवर्तन वो वन ऑफ था। इसलिए आप देखिए, उसके बाद 2014 देखिए, आप उसके बाद 2019 देखिए, विधानसभा के चुनाव देखिए 2009 के बाद, 2012, 2017 और अब 2022 होने जा रहा है। तो कांग्रेस को मुस्लिम वोट किसी भी कीमत पर चाहिए। वो हिंदुओं के खिलाफ अभियान खड़ा करके मिले, वो देश के खिलाफ खड़े होकर मिले, वो आतंकवादी संगठनों का समर्थन करके मिले, वो तालिबान के समर्थन में खड़े होने से मिले, तब भी चाहिए। कांग्रेस को लगता है, जो अभी उसका नेतृत्व है, कि उसके सर्वाइवल का एक ही रास्ता है। तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के उसी विभाजनकारी एजेंडे पर चल चुकी है। इसकी परिणति क्या होगी?
अच्छी बात यह है उस समय माहौल था आज़ादी से पहले जब मुस्लिम लीग कामयाब हुई, वो माहौल पिछले 7 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। अब हिंदू केवल इस तरह से नहीं सोचता जिस तरह से पहले सोचता था। राजनीतिक चेतना बढ़ रही है। सेक्युलर अपने को कहने वाले हिंदुओं की संख्या घट रही है। उन पार्टियों का जनाधार घट रहा है जो हिंदू विरोधी एजेंडे पर चलते हैं, जो सेक्युलरिज्म की परिभाषा जिन्होंने बना दी कि हिंदू का विरोध और मुसलमान का तुष्टीकरण, ये परिभाषा बन गई सेक्युलरिज्म की। तब से हिंदुओं को भी लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, और उस चेतना को जगाया है नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद। कोई डिवीजन का काम नहीं किया। जो उन पर आरोप लगाते हैं कि विभाजनकारी हैं, आप देखिए 7 साल में केंद्र सरकार की कोई एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसमें मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव किया गया हो, या उनको कम देने की कोशिश की गई हो, या उनको पीछे रखने की कोशिश की गई हो। ऐसी बहुत सी योजनाएं मिलेंगी जिनमें उनकी आबादी के अनुपात की तुलना में ज़्यादा मिल रहा है, उसको भी रोकने की कभी कोशिश नहीं हुई, उसकी सीमा निर्धारित करने की कोशिश नहीं हुई। तो सरकार के तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोई धार्मिक आधार पर या जाति आधार पर भेदभाव नहीं किया है। उसकी प्रायोरिटी में गरीब रहा है। ये बात कांग्रेस पार्टी से हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस को लगता है कि अगर मुसलमान वोट एकमुश्त उसके साथ आए तो कुछ और जातियां उसके साथ आ सकती हैं। यही उसकी जीत का फॉर्मूला बन सकता है। जो 2009 का उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला है उसी को वो रिपीट करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भूल रही है कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी लगभग मरणासन्न सी हालत में थी, वो आईसीयू में थी। 2014 में नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्रित्व काल जो है 4.5 साल का, वो उससे बाहर ले आए। ये जो काम हुआ है उसने कांग्रेस के मंसूबे पर पानी फेर दिया। तो उसको लगा कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व, ये थोड़ा सा मुस्लिम परस्त, इससे नहीं चलेगा। आप याद कीजिए कोशिश किस किस तरह से की गई। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब उस समय बहुत से लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। तो मैं जो कह रहा हूं ये इस बात से कोई अंदाजा ये ना लगाए, कोई निष्कर्ष ये ना लगाए कि मुसलमानों के खिलाफ कह रहा हूं कुछ। मैं कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति की, चुनावी रणनीति की बात कर रहा हूं। वो किस तरह से ये विभाजनकारी एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर मुस्लिम लीग आज़ादी से पहले बढ़ी थी, जिसको लेकर जिन्ना बढ़े थे, जिसकी वजह से देश का बंटवारा हुआ था। अब जिन्ना कांग्रेस को बुरे नहीं लगते हैं। तो कांग्रेस को ये बात किसी भी तरह से हजम नहीं हो रही है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। उनको मालूम है कि आगे अगर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भी इस तरह का फैसला आ जाएगा तो उनके लिए और मुश्किल हो जाएगी। वाराणसी में जो शिव तीर्थ बन रहा है, भगवान शिव का जो कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर का, वो सदियों तक रहने वाला है। ऐसा पुनर्निर्माण नहीं है जो 2 साल, 5 साल, 10 साल चुनाव के साथ रहेगा। वो सदा सदा के लिए रहने वाला है। तो ये सब जो परिवर्तन हो रहा है, जो लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है, जो सनातन धर्म के प्रति जागृति हो रही है, जो अपनी संस्कृति के प्रति शर्म से गर्व का भाव बढ़ता जा रहा है, इससे कांग्रेस को डर है। इसको तोड़ने के लिए एक ही तरीका है कि विभाजन करो, और उसी रास्ते पर कांग्रेस है। तो सलमान खुर्शीद की किताब उसी एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश है। आप देखेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग अपवाद मिलेंगे जो उसके विरोध में बोलेंगे। बाकी कांग्रेस का कोई नेता उसके विरोध में नहीं बोलेगा। कांग्रेस का कोई नेता जिन्ना के विरोध में नहीं बोलेगा। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आएगा,
आपको दिखाई देगा कांग्रेस का वो एजेंडा और खुलता हुआ। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।